हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट पढ़ाई। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एनटीए का फर्स्ट पेपर, दैट इज फर्स्ट मॉक टेस्ट ऑफ जेईई मेंस, और वो भी केमिस्ट्री पार्ट। जिनको पता है एनटीए क्या है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जिन्हें नहीं पता एनटीए क्या है उन्हें मैं बता दूं कि एनटीए ने दैट एक अपना ऐप रिलीज़ किया है, एनटीए अभ्यास ऐप, जो आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है। बेसिकली इस ऐप का यूज़ ऐसा है कि आप अपना स्ट्रीम दैट इज़ मेडिकल या इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं एंड फर्दर आपको ये उस रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के डिफरेंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट देता है जो आप वहाँ पे जाके अपेयर कर सकते हैं। अब मेरा मानना ये है कि आपको वो ऐप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस ऐप को डाउनलोड करके आप अपने रिस्पेक्टिव पेपर यानी कि मॉक टेस्ट रोज़ एक देना चालू कर दें। अब कुछ बच्चों का सवाल ये ज़रूर है कि रहता है कि भाई मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद होगा या इतना बचा हुआ है, तो मेरी मानो यार पेपर हो जाने के बाद भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। कोर्स हो या ना हो, आप उस कोर्स को पैरेलली चलाते हुए रोज़ एक पेपर या दो पेपर सॉल्व करने का अपना टारगेट रखो, क्योंकि पेपर सॉल्व करोगे, जब तक पेपर सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि किस पैटर्न में पेपर है, कितने घंटे में मैं बना पा रहा हूँ और कितना घंटा मुझे अपने आप को किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप बस पढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ऐप डाउनलोड करके ज़रूर से ज़रूर मॉक टेस्ट देना चाहिए। और वैसे भी यार सोल्यूशन तो अवेलेबल हो ही रहा है। अगर कहीं पे डाउट है तो आप ऑब्वियसली यूट्यूब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं, तो वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो यार इसी नोट पे चालू करते हैं हमारा एनटीए का मॉक टेस्ट। और उससे पहले यार अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये मेरा एनटीए का पार्ट पसंद आए तो लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार एनटीए मॉक टेस्ट जेईई मेंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? द रेडियस रेशियो ऑफ केएफ इज 0.98, द स्ट्रक्चर ऑफ केएफ इज ऑफ टाइम। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से दे दिया है। तो सबसे पहले रेडियस रेशियो समझते हैं क्या है। वो क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो अगर आपको याद होगा तो रेडियस रेशियो के डिफरेंट वैल्यूज दी हुई थी, दैट इज 155 से 225, 0.225 से 0.414, 0.414 से 0.732, 0.732 से 1। अब इसके हिसाब से इनके क्या थे आपके पास? हाँ, इनके हिसाब से इनका अरेंजमेंट था, सॉरी सबसे पहले क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्या थे? 3, 4, 6, 8। ऑब्वियसली रेडियस रेशियो आपको तीन चीज़ देता है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, उनका अरेंजमेंट और क्या? उनकी स्ट्रक्चर। तो अरेंजमेंट अगर आप देखें तो ये किस टाइप का है? B2O3, और ये है आपका CuCl की तरह। नेक्स्ट है आपका NaCl, NaBr, और लास्ट वाला है आपका CsCl और CsBr की तरह। तो यार आपको रेडियस रेशियो कितना दिया हुआ है? 0.98। तो वो किस वैल्यू में लाई कर रहा है इसमें? तो ये आंसर क्या होगा? CsCl। तो यार देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप चालू कीजिए बनाना, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं, आपके हिसाब से हार्ड है कि इजी, तब आप अपने टॉपिक पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली आपको एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है एंड फर्दर कुछ कंडीशन दी हुई है। सो इसमें ये भी इजी ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसमें ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा है, एक तो बात है कि इसमें नर्व्स की इक्वेशन लगेगी, और जब नर्व्स की इक्वेशन आप लगाएंगे तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, दैट इज आपका जो रिएक्शन है या सेल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो Fe2 है, ऑक्सीजन 2 एंड हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, उसके बाद ही हम नर्व्स की इक्वेशन लगाएंगे। नर्व्स की इक्वेशन आप सभी को याद ही होगी, E cell इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ, या तो Q लिख सकते हो और थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी करना है तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर सकते हो। तो इस कंडीशन में दिया है E cell इक्वल टू E नॉट सेल, तो ये तो हट गया, ये हो गया आपके पास 0, फिर फर्दर हुआ 0.0591 अपॉन n log ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। एक्टिव
पास क्या है Fe और एक्टिव मास टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 2। अब आप बोलेंगे H2 को कंसिडर नहीं करना है, क्यों? बिकॉज ये लिक्विड है और लिक्विड जो रहता है जनरली बहुत सारा होता है, तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे लिक्विड एंड फर्दर सॉलिड पार्टिकल को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब आते हैं एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास H प्लस टू द पावर ऑफ 4, और क्योंकि ये गैस है तो इसका लेंगे हम पार्शियल प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। आगे बढ़ते हैं, तो ये 0 हो गया, 59 हो गया, तो यहाँ बचा आपके पास 0 इक्वल टू लॉग ऑफ, ये ऊपर चला गया और इधर चला गया, तो 0 लॉग ऑफ Fe2 प्लस का स्क्वायर, यहाँ Fe है, Fe2 प्लस का हमें पावर दिया हुआ है, दैट इज व्हाट 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन H प्लस का तो लिखा ही 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 10 टू द पावर माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, 0 क्या होता है आपके पास लॉग 0 क्या होता है लॉग 1, लॉग यहाँ से हट जाएगा, बचेगा 1 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन H प्लस द पावर ऑफ 4, और ये रहेगा 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, यहाँ के बाद बचेगा H टू द पावर 4 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4, यहाँ H प्लस, तो H प्लस की कंसंट्रेशन आपके पास 0.1 आई, एंड फाइनली pH अगर पूछा जाए तो क्या आएगा 1, तो pH की वैल्यू यहाँ कितनी गिवन है x, और आपको यही x पूछा है, तो आंसर आपके पास हो जाएगा A। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से ज़्यादा 30 to 40 सेकेंड्स लगने चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, उसके बाद आपको जस्ट उसमें वैल्यूज दी हुई है पुट करना और आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई इलिस्ट्रेट which of the following does not illustrate the anomalous properties of Li। सो आपको पॉइंट्स दिए, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी एनोमलस प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं एनोमलस प्रॉपर्टी क्या होती है। एनोमलस प्रॉपर्टी बेसिकली मतलब कि कोई एक एक कॉलम दैट इज आपका ग्रुप प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, बट कोई उसका एक एलिमेंट जब उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ना शो करके अपनी अलग से कुछ प्रॉपर्टीज दिखाने लगता है, तो उस चीज़ को एनोमलस बोलते हैं। एनोमलस प्रॉपर्टी या डिफरेंट मतलब जैसा एक्ट करना चाहिए वैसा ना करके अलग तरीके से, हिंदी में समझाएं तो अद्भुत प्रॉपर्टी या अलग, जो बाकी लोग शो कर रहे हैं उनसे अलग। तो बेसिकली एल का वो बनाते हैं कि वो किस में आता है, तो याद होगा तो एलिना और आएगा हाँ NaKRBCS। तो हमें ये पता है कि ये सब इस ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप का ये सबसे टॉप पे आने वाला एलिमेंट है। सो ऐसा होता जितने भी जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनके ग्रुप के, वो एनोमलस प्रॉपर्टी जनरली शो करते हैं, बिकॉज सबसे पहले उनका जो साइज रहता है वो क्या रहता है, स्मॉल, या बोल सकते हो क्या रेडियस भी जो है इनका क्या है, स्मॉल है, छोटा है ना भाई, बाकी के कंपेरिजन में छोटा है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाती है, फर्दर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई हो जाती है। इन सब रीजंस की वजह से ये जो प्रॉपर्टी शो करता है बाकी के कंपैरिजन में वो अलग हो जाती है या एनोमलस हो जाती है। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि साइज छोटा है तो ये हार्ड होता है, जो एलाई होता है वो हार्ड होता है, बट इसके जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं सॉफ्ट, और हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से भी कट जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको बस याद रखने वाली चीज़ थी, और ये जो क्वेश्चन है 10 सेकंड में बन जाएगा, क्योंकि पहला ही ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, एलाई इज मच सॉफ्टर देन द अदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जो कि एनोमलस प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज एलाई क्या होता है, हार्ड होता है अपने बाकी एलिमेंट से। और हम 8th क्लास से या 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम आर मच सॉफ्टर एलिमेंट्स या मच सॉफ्टर मेटल्स। फर्दर देख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलाई का हाई होता है, ये ट्रू है, क्योंकि वो छोटा होता है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है, डज नॉट इलिस्ट्रेट द एनोमलस प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है भाई, Li3 नाइट्रेट आयन बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। तो BCD सही है, बट इलिस्ट्रेट नहीं कर रहे उसके एनोमलस प्रॉपर्टी को, तो ये आपका होगा कि Li इज मच सॉफ्टर देन दी अदर फर्स्ट मेटल्स। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, 10 सेकंड में बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
तो इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है N2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है क्या। फिर इसमें बोल रहा है 1 मोल ऑफ N2 एंड 4 मोल्स ऑफ H2 आर टेकन इन 15 लीटर फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? हाँ बैलेंस्ड है। अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल स्टेज पे बात करूं तो यहाँ पे ये 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल लिया गया है और यहाँ 4 मोल। यहाँ दिया हुआ आपको 1 मोल ऑफ N2 एंड 4 मोल ऑफ H2 इज टेकन। और ऑब्वियसली जब टाइम इक्वल टू 0 इनिशियल स्टेज पे क्या होगा? NH3 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई एक टाइम t पे अगर देखा जाए तो ये जो 1 मोल है वो कितना हो जाएगा? 0, पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। और ऑब्वियसली 1 मोल ऑफ N2 कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज करता है? 3 मोल्स, बट अवेलेबल हमारे पास कितने? 4। तो ये 3 मोल यूज किया और इसका 2 मोल बना, ठीक है क्या। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का 1 मोल बचा रह गया। 1 मोल ऑफ N2 दिया था, 4 मोल ऑफ N2 दिया था, H2 दिया था, बट हमारा यूज कितना होगा? 1 मोल ऑफ N2 यूजेस हाउ मच मोल ऑफ H2? 3। तो बचा क्या? 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 मोल बचा और इसके 2 मोल्स यूज हो गए NH3 के। अब उसने कहा कि आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन, ये कंप्लीट जब कन्वर्जन हो गया तो 5 लीटर ऑफ H2O इज एडेड। तो फ्लास्क कितने का था हमारे पास? 15 लीटर का फ्लास्क था, ठीक है क्या। अब इसमें से 5 लीटर तो वाटर है। यहां तक तो भाई बात समझ में आ गई। तो जगह कितनी बच गई अब हमारे पास? 10 लीटर, क्योंकि 5 लीटर तो वाटर है। बट बस यही एक ट्रिक है जो यहाँ पे यूज हुई है कि जब वाटर रहेगा H2O दैट इज, वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? वो आपके NH3 के साथ क्या कर जाएगा? रिएक्ट क्या बनाने के लिए? NH4OH। तो 10 लीटर क्या बचे हमारे पास? गैस कितना बचा? 10 लीटर। 5 लीटर जो वाटर उसने डाला, हमारे पास अभी लास्ट फ्लास्क में क्या क्या बचा है? हाइड्रोजन 3 मोल्स और हाइड्रोजन 1 मोल बचा है और अमोनिया बचा है 2 मोल्स। बट 5 लीटर वाटर जैसे ही मैंने ऐड किया तो वो क्या करेगा? अमोनिया के साथ रिएक्ट करके NH4OH बना लेगा या आयंस में टूट जाएगा। तो गैस में बचा कितना हमारे पास? वॉल्यूम 10 लीटर। और गैस कौन सी अवेलेबल है हमारे पास? यहाँ H2 है क्या। तो हमें किसका प्रेशर किसका होता है? गैस का ही होता है। तो हमें प्रेशर निकालना है फ्लास्क में, तो लगा देंगे भाई PV इक्वल टू nRT। प्रेशर निकालना है, n कितना दिया हुआ है? 1, r हमें पता है 0.0821, वॉल्यूम आपको दे रखा है 300 केल्विन अपॉन क्या? वॉल्यूम कितना दिया है? 10 लीटर। तो हो गया क्या भाई? आंसर डायरेक्ट आपको दिया हुआ है। सो डी इज द आंसर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें ये लॉजिक लगाना था कि ये जो अमोनिया है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके चला जाएगा और हमारे पास 10 लीटर क्या बचेगा? हाइड्रोजन। क्यों? अमोनिया तो भाई यूज हो गया, बचा ही क्या है? हाइड्रोजन 1 मोल, तो हमने उसको यूज कर लिया। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि Hg का जो वेपर है वो एब्जॉर्ब सम इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4.5। तो आपके पास एनर्जी दैट ऑफ अ फोटोन इज कितना दिया है? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है क्या। आगे बोल रहा है फ्रॉम रेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ विच लाइट इज एमिटेड। क्योंकि एनर्जी लिया तो एक लाइट एमिट हुई। इफ फुल एनर्जी ऑफ सिंगल इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज सपोज टू बी कन्वर्टेड इनटू लाइट, अगर पूरा का पूरा जो एनर्जी उसको लाइट में कन्वर्ट करें तो इलेक्ट्रॉन इज सिंगल Hg एटम, फाइंड द वेव नंबर। तो यार लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, हमें पता है कि एनर्जी का रिलेटेड एक ही फॉर्मूला हमें प्लैंक्स क्वांटम ने थ्योरी के अकॉर्डिंग मिला है, दैट इज EP इज इक्वल टू hc/λ। सही है क्या। तो डायरेक्टली लिखते हैं 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी हुई है। H की वैल्यू हम अगर जूल में करें तो क्या होती है? 6.63 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। और C देखें तो हमें पता ही है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्टली अलग अलग भी याद कर सकते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप इसकी मल्टीप्लाइड वैल्यू दैट इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में भी याद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये डायरेक्ट कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये आएगा 1/λ इक्वल टू 4.5/1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नैनोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, हम मीटर में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस हमारे सारे किस में हैं? मीटर में। तो ये आ जाता है आपके पास कितना? 10⁹ मीटर। इसके बाद आंसर सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व किया, दैट इज 3.63 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट सॉल्व होने वाला फॉर्मूले के साथ था।
तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसमें क्या पूछा है, सूटेबल कंडीशन फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। अब यार ऑप्शन देखो, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। एक बात बताओ मुझे, आइस से क्या बनाना है, वाटर बनाना है। तो आइस से जब मैं वाटर बनाता हूँ तो मैं टेम्परेचर को क्या करूँगा, ऑब्वियसली बढ़ाऊंगा। एक जनरल में सोचेंगे, मैं लोअर तो नहीं करूँगा। अगर लोअर करूँगा मतलब आप क्या करते हो, पानी को फ्रीजर में डालते हो तो वो आइस बनता है। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर क्या करते हो, लोअर। बट अब मुझे आइस से वाटर बनाना है तो टेम्परेचर तो लोअर नहीं करूँगा। तो ऑब्वियसली ये दो ऑप्शन तो कट गए क्या, लो टेम्परेचर वाले। आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंपल सा इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं। H2O सॉलिड से मुझे ये बेसिक सा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, H2O से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है क्या? अच्छा, अब एक बात तो हमें समझ में आ गई कि क्या टेम्परेचर जो है मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो भाई टेम्परेचर का तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अच्छा, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि सॉलिड, अगर मान लेते हैं आइस पकड़ते हैं, आइस लेते हैं हम, एक आइस को हम फिल कर लेते हैं पूरा, यहाँ तक एक डब्बे को हमने बंद किया। मान लेते हैं आइस है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ऐसे क्यूब्स 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 भरे हुए हैं, आइस से मैंने भर दी। तो जब ये मेल्ट होगा तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि ये पानी पूरा ऊपर तक नहीं भरा होगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा है और जो आपका लिक्विड का वॉल्यूम है वो कम, मतलब आइस ज़्यादा स्पेस लेता है एज कंपेयर टू वाटर। तो अब एक बात बताओ, मैं वाटर को ऊपर तक भर देता हूँ, वाटर को ऊपर तक भर देता हूँ, तो जब अगर मैं इसको आइस में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा क्या? क्यों? क्योंकि ये फूल जाएगा, इसको ज़्यादा जगह चाहिए। वाटर को आइस से ज़्यादा जगह, सॉरी, आइस को वाटर से ज़्यादा जगह चाहिए, तो वाटर आइस में कन्वर्ट होने के लिए इसको फुला देगा, ये वेसल को तो फुला देगा, यानी कि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अभी मैंने बताया सॉलिड को वॉल्यूम ज़्यादा है, फिर ये कम हो गया, तो यहाँ से सॉलिड से लिक्विड तक जाने, या लिक्विड से जब वो सॉलिड में आता है तो वो प्रेशर बढ़ा देता है। जब सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड आता है, बट जब सॉलिड से लिक्विड आता है तो प्रेशर क्या कर देता है, वो लोअर कर देता है। तो सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए प्रेशर लोअर लगता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर लो होता है। तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर जो है क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वही आ गया क्या, प्रेशर इंक्रीज और टेम्परेचर इंक्रीज, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बस थोड़ा सा लॉजिक। सो यहाँ पे एक और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। तो ऑब्वियसली एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो क्रॉस हो सकता है उसे हटा दें। तो सबसे पहला बोल रहे हैं भाई, करोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज बाय फॉर्मिंग अ कॉन्टैक्ट विद अनदर मेटल विद अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। आयरन का एक ऐसे मेटल के साथ हम कॉन्टैक्ट करा दें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। तो भाई ये तो गलत स्टेटमेंट है। कैसे? रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा, एक सीधी सी बात है, तो वो रिडक्शन कराएगा किसका, खुद रिडक्शन पोटेंशियल इसका हाई है तो सामने वाले का क्या कराएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होने के बजाय रिड्यूस होने लगेगा, तो ये गलत हो गया। और करोजन क्या, ऑक्सीडेशन होता है। आयरन करोड्स इन ऑक्सीजन फ्री वाटर, अगर भाई ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन फ्री मतलब वाटर है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो करोजन तो होगा ही नहीं बिना एयर के। नेक्स्ट आता है कि करोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉर्मिंग एन इम्परमेबल बैरियर एट द सरफेस। तो ये भाई करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको मतलब पढ़ाया भी गया है कि इम्परमेबल बैरियर लगा दें तो उसका करोजन क्या हो सकता है, मिनिमाइज। नेक्स्ट है आयरन, तो ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता। आयरन करोड्स मोर रैपिडली इन सॉल्ट वाटर बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इज हाई। तो भाई ये भी गलत स्टेटमेंट है। अब ये गलत क्यों है? सॉल्ट वाटर यानी कि क्या, कोई भी एक सॉल्ट ले लेते हैं जैसे कि NaCl प्लस H2O, ठीक है, वाटर मान लेते हैं NaCl एक सॉल्ट है, वहाँ पे NaCl वाटर, तो ऑब्वियसली एक इसमें टूट जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक।
क्योंकि H+OH-, अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके दूसरा Cl लेके ये Cl2 बना देगा, और Cl2 हमें पता है कि क्या कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई अब आप बोलेंगे कि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर आयरन जल्दी करोड करेगा, बट नहीं, ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, Na+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तभी तो ये NaCl से Na+ और Cl- में टूटा, तो ये Na+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ये आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, और आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो ये जो मोर रैपिडली वाला वर्ड है वो गलत हो जाता है। इसका मतलब अगर बोलता कि आयरन करोड्स इन सॉल्ट वाटर, देन यस इट वाज करेक्ट, बट बिकॉज इट सेज दैट इट करोड्स मोर रैपिडली, दैट इज अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज Cl2 बिकम्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, Na+। तो यार ये थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत ऊपर या बहुत नीचे ले जाते हैं, बिकॉज इस थ्योरी वाले क्वेश्चन थोड़े से मैं कह सकता हूँ कि किसी बच्चों को ट्रिकी लगते हैं और किसी बच्चों को एकदम सिंपल। इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी क्लियर हो तो उससे भी आंसर बन जाता है, बट अगर किसी दूसरी थ्योरी के साथ उसका कंफ्यूजन है तो वो आपको ऊपर नीचे ला सकता है। बट एज इन जो बाकी क्वेश्चन है जिसमें हम सॉल्व करते हैं, या वो थोड़े ऐसा होता है कि उस अगर जिसको आता है तो वो उसका सही बनेगा, क्योंकि सोल्यूशन में गड़बड़ होगी कैलकुलेशन में। अगर मैथ्स का स्टूडेंट है तो यार कैलकुलेशन भी सही रहती है। तो मेन जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो मेरे हिसाब से थ्योरी में थोड़ा अच्छा यूज़ होता है, तो इसका ध्यान रखें। हाँ, तो 8 क्वेश्चन पे देखो, 4000 एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर प्रेजेंट। तो भाई सबसे पहली बात तो रेडियो एक्टिव मटेरियल दिया है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं, पहले एट T=0 उसके पास 4000 एक्टिव न्यूक्लियाई थे, तो T=0 पे उसके पास 4000 थे, और आफ्टर 60 मिनट के बाद बस 500 रिमेनिंग बचे। ये भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं कांस्टेंट का, K=1/T ln प्रेजेंट इनिशियल पे और फाइनल पे, मतलब एट टाइम T पे कितना प्रेजेंट था। तो K हमें निकालना है, 1/T हमें दिया हुआ है 60, T दिया है 60, ln ये कितना दिया हुआ है N0, इनिशियली में कितना था 4000 दे रखा है आपको, और रिमेनिंग फिर बाद में कितना बचा 500, 005 5 8 का 40, K ln 8/60। अब यार ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा कुछ, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ln 2^3 3 सामने आ जाएगा, तो 3 ln 2/60, 3 1 2, तो ln 2/20 पर मिनट। तो भाई ये आंसर है। ज़रूरी कि जो आपका आंसर है वही आंसर में दिया हो, तो उसको ऊपर नीचे करके आपको मतलब आंसर निकालना रहेगा। तो इजी क्वेश्चन था। तो भाई 9 क्वेश्चन में दिया है कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट बीइंग हीटेड लूजेस 45% ऑफ इट्स वेट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। तो सीधा एम्पेरिकल फार्मूला वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन दे दिया आपको। तो सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करते हैं, पहले तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम KS, और यहाँ पे आपके पास O दिया है। तो पहले इससे एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं, और उसी के बाद आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सॉल्ट। तो भाई सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना दिया आपके पास 10.5, 15.1, 24.8, और ऑक्सीजन का दिया है भाई 49.6। ठीक है क्या। अब करते क्या है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय देयर मॉलिक्यूलर मासेस, 10.5 डिवाइडेड बाय 27 मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। पोटेशियम का होता है भाई 39, इसका होता है 32, एंड ऑक्सीजन का होता है भाई 16। सही है क्या। तो कैलकुलेट किए, 0.39 आ रहा है, 0.39, और आई थिंक सल्फर का आ रहा था 0.78, और ऑक्सीजन का आया 3.18। तो जो रेशियो आया हुआ है 1128। तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया, डायरेक्ट लिखते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आया वो क्या आया, KAlS2O8। सही है क्या। तो भाई ये आया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो N, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकल गया, बचा क्या है N। तो चलो इस N को निकालते हैं।
मैं मिटा देता हूँ ताकि ये हो, यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होगा। देखते हैं इसके आगे क्या होगा। हाँ, तो भाई अब देखो, क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट, मान लेते हैं एक क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी कि क्या, एक पहले तो ये समझ लेते हैं, एस डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉल्ट, तो मान लेते हैं क्रिस्टलाइन, सी लिख देते हैं। क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, इसमें हाइड्रेटेड वाटर मतलब कुछ XH2O जुड़ा हुआ है। अब हीट, जब मैं इसे हीट करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, क्रिस्टलाइन सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है कि जब मैं इसे हीट कर रहा हूँ तो 45.6% ऑफ इट्स वेट में लॉस आ गया है। तो वो 45% ऑफ चीज़ क्या है, वो वाटर ही है। जब हीट करूंगा तो वाटर लॉस होगा कितना, 45.6। तो ऑब्वियसली बचा क्या आपके पास, सी कितना बचा, ये होगा भाई 100 माइनस 45.6 आ रहा है आपके पास 54.4 ग्राम। अब एक बात, अब सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला में दिया हुआ है तो इससे एम्पेरिकल मास निकाल लो। एम्पेरिकल मास आ रहा है 258 ग्राम, ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो अब सीधी सी बात है भाई, 54.4 ग्राम ऑफ सॉल्ट जो है लॉस, उसके पास कितना वाटर है, 45.6 ग्राम ऑफ वाटर है। तो भाई 258 ग्राम ऑफ दैट सॉल्ट विल कंज्यूम हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O। अगर मुझे वेट मिल गया वाटर का तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे, और मोल्स मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो 258 दिया है 45.6 अपॉन 54.4 इंटू 258, जो आ रहा है निकल के 216 ग्राम। कैलकुलेट कीजिएगा। तो भाई 216 ग्राम ऑफ वाटर यूज कर रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 12 मोल्स ऑफ H2O। अब जैसे ही आता है तो कुछ बच्चे डायरेक्टली इस आंसर पे टिक कर देंगे बिकॉज ये 12 मोल ऑफ H2O, जो कि गलत है। बिकॉज व्हाट, ये तो एम्पेरिकल फार्मूला से आया है, क्यों, क्योंकि KAlH2O8 है और हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे जो N है, हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड सेकेंड थिंग, जो हमारा MF है यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो क्या है, N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। और यहाँ हमें साफ दिख रहा है N क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और 12 मोल्स ऑफ वाटर में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 24 H2O। तो ऑप्शन में नहीं एक्चुअली में दिस वाज 24 H2O। तो जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24.24 H2O। तो ये था आपका 9 क्वेश्चन का आंसर। ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई एक तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पक्का ही है। तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, एसिटिलीन कैन बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन। हमें क्या निकालना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला वाला देखो, पहला वाला तो आपको सीधा सीधा पता है कि HCO के जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो CO2 प्लस H2 गैस रिलीज कर देता है, साथ में KOH बन जाता है। तो एसिटिलीन मिल रही है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं CH3 प्लस Ag। हाँ भाई, ये रिएक्शन अगर आपको याद होगी तो आप जानते होंगे, यहाँ पे 2 लें और यहाँ 6, तो ये आपको देती है क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgI। डायरेक्टली ये वाली तो मेरे हिसाब से NCERT का है, तो आपको याद ही होगी क्योंकि आपने बोर्ड्स का पेपर दिया है, तो मतलब याद हो जाती है। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। ये आपको क्या दे रही है, एसिटिलीन। तो चलो नेक्स्ट भी बना ही लेते हैं। CH3CH2COH कंसिडर H2SO4। भाई यहाँ पे कंसिडर H2SO4 लगा है, ऑब्वियसली क्या होगा आपके पास, डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन में ये आपको दे देगा क्या, CH डबल बॉन्ड CH 2 और फिर B2C प्लस H2O। ऑब्वियसली ये जो आपके पास क्या बनाता है, CH4 बनाता है, तो ये आपको देता है मीथेन। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात ये है कि ये सारे के सारे NCERT में दिए हुए रिएक्शंस हैं, तो ऑब्वियसली NCERT से तो बाहर आता नहीं है। अगर आपको याद होगा तो आई थिंक ये क्वेश्चन 20 सेकंड से ऊपर, 20 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टली बच जाएगा। तो हमारे 11th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ओर इज बेस्ट कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। और हमें पहले से ही पता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के लिए जो बेस्ट
बेस्ट कंसंट्रेटेड ओर है वो कौन सा है, सल्फाइड ओर। तो भाई यहाँ से डायरेक्ट आपको पता होगा अगर, तो गैलेना दैट इज PbS विल बी द बेस्ट कंसंट्रेटेड ओर। बाकी का भी हमें पता हो तो देख लेते हैं। मैंने चाहे CH2 होता है CH2CO3 OH होल ट्वाइस, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडराइट दैट इज FeCO3। तो यार ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा मेटलर्जी से तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि व्हेन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड X, तो वही एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड X ले लिया हमने, हैविंग 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, एंड फर्दर उसमें 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी है, रिएक्ट्स विथ NH3, तो भाई ये NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर गिव्स अ कंपाउंड Y, तो भाई एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक आपको कंपाउंड Y दे रहा है, दैट इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ बेंजीन। ये जो है आइसोस्ट्रक्चरल है। भाई आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये आइसोस्ट्रक्चरल बेंजीन किसकी बात कर रहा है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, दैट इज व्हाट B3N3H6। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यहाँ पे जो आइसोस्ट्रक्चरल बेंजीन की बात कर रहा है दैट इज व्हाट B3N3H6। अब भाई B3N3H6 NH3 में क्या रिएक्ट करके बनता है ये हमें पता है, क्या होता है वो, डाइबोरेन दैट इज B2H6। तो यहां से तो यार डायरेक्ट ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। और एक बेसिक, अगर आपको पता हो कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो, वो कौन सा रहेगा आपके पास, डाइबोरेन होता है, दैट इज B2H6। तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये बात पता होगी तो ये आंसर आपका अराउंड सेकेंड्स में आ जाएगा। तो चलो यार बनाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायरेडिकल। अब भाई एक सीधी सी बात है यार, अगर ये क्वेश्चन बनाना है तो मुझे सबसे पहले मीनिंग किसका पता होना चाहिए, बायरेडिकल का, क्योंकि अब इसमें से बायरेडिकल होता ही नहीं, हमें समझ नहीं आएगा तो ये कैसे निकालूंगा। तो बायरेडिकल का सिंपल सा मतलब ये होता है, बाय मतलब दो, रेडिकल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया भाई कि ऐसा फ्री रेडिकल या कंपाउंड जिसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसे ही हम क्या कहेंगे, बायरेडिकल। फ्री रेडिकल और अ कंपाउंड हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट, बायरेडिकल। ठीक है भाई। तो अब बायरेडिकल बनाते चलते हैं, क्या है सबका देखते हैं। तो फिनाइल की बात करते हैं। तो फिनाइल में भाई ऐसा कुछ बनता है, तो यहां पे आपको पता है कि एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब भाई सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो बायरेडिकल तो नहीं ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोपेनिल की बात करें तो इसका कंपाउंड कुछ RCH डबल बॉन्ड CH3 की तरफ बनता है, यानी कि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर क्यों, क्योंकि R में आपका कुछ भी आ सकता है, कोई भी C कंपाउंड C कार्बन एटम आ जाएगा, तो कुछ भी जोड़ोगे सिंगल है, तो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर बायरेडिकल नहीं होगा। अब बात करते हैं विनाइलिडीन की। तो पहले इससे पहले देखते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई। अब इसमें से मैं एक H हटा देता हूं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये हो गया क्या, सिंगल पेयर्ड। यहां पे क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने एक H रिमूव कर दिया। इससे हम बोलते हैं भाई विनाइल। तो ये हो सकता है क्या बायरेडिकल, नहीं। अब मान लेते हैं इसमें से मैं एक और H रिमूव करता हूं, तो क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C। तो कितने बॉन्ड खाली हो गए आपके पास, यहां दो। तो ये क्या हो गया, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल गए, तो यही क्या होगा, बायरेडिकल। और इसी का नाम क्या है, विनाइलिडीन। आ गया क्या भाई आंसर, आ गया। चलो इसकी भी बात कर ही लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि 3 बॉन्ड खाली होते हैं इथाइलिडाइन में। ईन आ गया तो एक तरह से मान के चलो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आइन आ गया तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये तो पढ़े ही हैं यार, एल्केन एल्कीन एल्काइन, है कि नहीं। तो बस ऐसे ही बनाते चलना है, एकदम क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे कि एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। जहां आपको क्वेश्चन समझ में आने लग गया, आंसर तो आपको दिया हुआ है यार, बस टिक करना है। चलो फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यार इससे सिंपल क्वेश्चन क्या देगा यार। चलो बनाते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन क्या P4O10। अब भाई ये तो एकदम ही सिंपल है, बच्चा बच्चा जानता है कि तो कैसा बनता है। ऐसा सर जी बना लो। हो। सही है क्या? ऐसे बनेगा भाई, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। तो बन गया भाई P4O8 का स्ट्रक्चर। काउंट क्या करना है, सिग्मा कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आंसर क्या हो गया 16। सो यार देखो, सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि इनऑर्गेनिक आपका ज़्यादा कंटेंट करता है एग्ज़ाम में। आप देख भी रहे हो जैसे कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक का नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहा है। बट क्योंकि ज़्यादा है तो आप जैसा कि देख रहे हो 1 या 2 क्वेश्चन ईजी भी रहते हैं। मतलब इतना ईजी तो नहीं आएगा, मैं बोल नहीं सकता, बट आते हैं ईजी। तो एकदम उसको समझना है और कुछ भी नहीं है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन जैसे कि ये दिया है बॉन्ड बनाने वाला, तो इसी टाइप के रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। क्या बोल रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। 500 केल्विन पे हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। जब उसका प्रेशर 80 किलो पास्कल था तो हाफ लाइफ कितना था 350। और जब वो रिड्यूस होके 40 किलो पास्कल हुआ तो हाफ लाइफ कितना बचा 175। एक बात दिख रही है क्या तुमको? क्या जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? प्रेशर के। कैसे? ये जब हाफ हुआ प्रेशर तो टी हाफ लाइफ पीरियड भी क्या हो गई आधी। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बट अब भाई प्रेशर से तो कोई ऑर्डर रिएक्शन का मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात और, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली? कॉन्सेंट्रेशन के। तो टी हाफ जो क्या हुआ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और ऐसा भाई एक ही कंडीशन में होता है, किसमें? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो भाई ये ऐसा है कि थोड़ा सा नॉलेज और क्वेश्चन बनेगा था ऐसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार एक बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन बनाते हैं। है कुछ नहीं यार, सिंपल है। अब सबसे पहले देखो, आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है केवल कार्बोनिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड क्या बोलते हैं? H2CO3 होता है क्या? ठीक है। अब यहीं से एक बात यहाँ तो सामने दिख रहा है कि K1 इज बहुत बड़ा है किससे भाई? K2 से। सही है, ठीक है। अब चलो आयनाइज करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। H2CO3 को हमने आयनाइज किया तो क्या बना? H प्लस प्लस HCO3 माइनस बना क्या? फिर नीचे आते हैं, फिर आयनाइज किया H3O माइनस को तो क्या बना? H प्लस प्लस CO3 माइनस। अब कुछ बच्चे एक गलती करेंगे यहाँ पे, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल ऑफ CO3 माइनस। यहाँ दिख रहा है 2 बार बना तो ये लगा देंगे, बट गलत है, गलत है। क्यों गलत है? सबसे पहले तो K1 इज ग्रेटर देन K2 है। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? क्या बनेगा? कौन सा इफेक्ट लगेगा? दैट इज व्हाट? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट तो यहाँ दिख ही रहा लगेगा। अब इसमें क्या, जब पहले से H प्लस वो बना चुका है तो जब दूसरी बार वो H प्लस बनाएगा, पहले से है H प्लस उस कॉन्टेंट में आयनाइज हुआ है, तो जब दूसरी बार बनाएगा तो ऑब्वियसली क्योंकि पहले से अवेलेबल है तो दूसरी बार बनाने में क्या होगा? हिचकिचाहट, रेजिस्टेंस आएगी, मतलब वो नहीं बनाने पाएगा। तो इसकी वजह से जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इससे क्या होगा? मतलब ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। तो ये और ये कंसंट्रेशन सेम तो नहीं होंगे। और हमें पता है वैसे भी इसका आयनाइजेशन कम होता है, मतलब पहले वाले का तो ज़्यादा ही होता है। कांस्टेंट आपको वैसे ही ग्रेटर ही होता है, हमें पता ही है। आयनाइजेशन कांस्टेंट पहले वाले का ज़्यादा और दूसरे में कम। कॉमन आयन इफेक्ट भी लगा हुआ है। तो अब देखते हैं भाई ऑप्शन में क्या आ रहा है। तो ऑब्वियसली डबल तो नहीं होगा, ये तो समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या बोला था? कंसंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस इज 0.034। अब देखो यहाँ क्या बोला है कि सैचुरेटेड 0.034 सोल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड लिया हमने, मतलब कार्बोनिक एसिड को हमने 0.034 लिया। और ये क्या बोल रहा है? CO3 माइनस, यानी कि ये तो क्या ये यहाँ पे 100% आयनाइज हो गया क्या? जो वही आ गया? नहीं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस, ये क्रॉस कर देते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए भाई। कंसंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस इज ग्रेटर देन, क्या बोल रहा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है।
हो ही नहीं सकता सर। क्यों? क्योंकि पहले वाले का हमें पता है आयनाइजेशन ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ये ना भी दिया होता तब भी हम यही मान के चलते। तो ये तो होगा नहीं कि इसका कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो, नहीं हो सकता। तो बचा क्या ये। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड HCO3 माइनस आर अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर। इसका जितना कंसंट्रेशन यहाँ बना, और क्योंकि कॉमन आयन लगा हुआ है तो इसमें बनने की क्षमता बहुत कम होती है, बहुत ही कम बनेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये और ये क्या होते हैं, सिमिलर बनते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, डी। आंख बंद करके क्या मार दोगे, डी। तो ये था यार बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन, 2 लाइन में बन जाता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बनने लगेंगे क्वेश्चंस। तो क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई 3 हैलाइड दिया है CCl बॉन्ड लाइन पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर लो। तो चलो भाई कर लेते हैं। अब हमें पता है कि भाई सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ लगा है, sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ लगा है, और सिंगल बॉन्ड है तो इसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरे पे आते हैं, भाई इस पे तो लगा है डबल बॉन्ड, यानी कि ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और डबल बॉन्ड लगा है उसके साथ सिग्मा बॉन्ड लगा है, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी कम होगी, बट थोड़ी सी कम होगी इससे, ठीक है क्या। अब लास्ट लगा है भाई, इसमें क्या लगा हुआ है, बेंजीन, बेंजीन लगा है, तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेंगे, और कौन सा इफेक्ट होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, और कम होगा। तो भाई डायरेक्टली आ गया क्या, 1 2 3 टक से आंसर आ गया, ठीक है क्या। तो चलिए बनाते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है भाई, ज्योमेट्री ऑफ XeOF4 बाय वेस्पर थ्योरी। तो सबसे पहले ऐसा जब वेस्पर थ्योरी बोल रहा है तो क्या करते हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं क्या, सही है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायंस चार्ज प्लस एनायन का चार्ज। तो भाई कैटायन एनायन तो है नहीं, तो उड़ गया हाफ। वैलेंस Xe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं Xe के पास, 8, ये तो पता है हमें। उसके बाद क्या, मोनोवेलेंट एटम, ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवेलेंट, 2 होता है, O2 लिखते हो। F क्या होता है, मोनोवेलेंट, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 12/2, यानी कि कितना हो गया 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। तो बना लो भाई, तो क्या बनता है, बना के भी बता देते हैं, Xe डबल बॉन्ड F F F F, और भाई यहाँ क्या आ जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर पिरामिड। तो याद रखेंगे वेस्पर थ्योरी जब भी आएगा तब आप क्या बना के देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है क्या। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई पॉलीमर है कॉलम ए में और बी में मेन यूजेस है, बताना है। इसके ऑप्शंस मैंने लिखे हैं, डायरेक्ट में मैच करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। पॉलीस्ट्रीन, पॉलीस्ट्रीन तो बेसिकली कहाँ यूज आता है भाई, टॉयज वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में आता है क्या। तो ये तो इसके साथ हो गया। ग्लिप्टल का पता है हमें, ग्लिप्टल क्या रहता है, पेंट के साथ। पीवीसी, पीवीसी कंप्यूटर डिस्क में तो नहीं आएगा, तो बचा क्या, रेनकोट्स और बेकिलाइट, किसमें आ गया, कंप्यूटर डिस्क। तो सिंपल सा था, चलो पढ़ते हैं आगे। हाँ तो भैया 28 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ डेल्टा टीबी अपॉन केबी 10 ग्राम AB2 एंड 14 ग्राम A2B पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन दिया हुआ है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हाँ तो भाई एक ही चीज़ दिख रही है यहाँ पे, यही लगेगा डेल्टा टीबी इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, सही है क्या। तो भाई अब डेल्टा टीबी बाई केबी पूछ रहा है हमको, डेल्टा टीबी बाई केबी कर लेते हैं, और I जो है वो क्या है, 1 है क्या, I क्या है यहाँ से 1 है। क्यों भाई, वेंट ऑफ फैक्टर 1 बिकॉज इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो भाई 1 इंटू M हो गया। तो ये आपको क्या ही दे दिया है, यहाँ पे मोलैलिटी मिली हुई है। सो क्या बोल रहा है, उसका डेल्टा टीबी बाई केबी कितना है, 1 है, यानी कि क्या दे दिया आपको डायरेक्टली, वो क्या बोल रहा है, मोलैलिटी दे दिया 1 है। मोलैलिटी क्या होती है, बेसिकली मोलैलिटी इज 1 मोल ऑफ solute, 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent, सही है क्या।
मतलब क्या बोल रहा है, मोलैलिटी आपको 1 आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई 1 मोलल कब होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब एक बात बताओ, 10 ग्राम ऑफ Ab2 इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको 1 मोल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 10 ग्राम ऑफ Ab2 कितने में डिसॉल्व्ड है, 100 ग्राम में सॉल्वेंट में, लेकिन मुझे कितना ग्राम चाहिए सॉल्वेंट, अभी बताया 1000 ग्राम, तो सल्यूट कितना करना पड़ेगा 100 ग्राम, तो Ab2 100 ग्राम है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सही है क्या यार, एकदम सिंपल यूनिटरी मेथड लग रहा है कि मुझे कितना चाहिए, 1 मोलैलिटी चाहिए, मोलैलिटी कितनी होनी चाहिए 1, मोलैलिटी 1 के लिए सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, बेसिक 1 kg, तो 100 ग्राम को मैंने क्या कर दिया 1000 ग्राम सॉल्वेंट, तो ये 100 ग्राम इसका क्या हो गया 1 मोल हो गया क्या। हाँ, तो वैसे ही 14 ग्राम इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो ये क्या हो जाएगा 140 ग्राम ऑफ A2B इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक तो एकदम सिंपल है। आप बस करने क्या है, A मतलब कितने, 2B इज इक्वल टू 100 है, और 2A प्लस B इक्वल टू 140 है। सही है क्या, ये तो आपको बचपन से आता है कैसे सॉल्व करते हैं, फिर भी कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, माइनस कर दिया इसको, काच काच काच, तो ये कितना हो गया 3B इक्वल टू 60, तो यहां से B हो गया कितना आपके पास 20, ठीक है क्या, B को यहाँ पे 20 डालेंगे, 120 60, तो A 60 B 20। एकदम सिंपल सा सवाल, बस आपको यहां तक आना था, इसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व हो जाएगा। तो यार एकदम सिंपल था। तो यार अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 से आपके क्या है, ऑप्शंस आपको नहीं दिए रहते हैं 21 to 25, ये आपको पता ही है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ यूरान इन किलो जूल मोल इनवर्स। आपको हीट ऑफ एटमाइजेशन कैलकुलेट करनी है। अब हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, कोई भी आपको अगर एक कंपाउंड दिया है तो उसको एटम में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी या हीट लगेगी उसे ही हम हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। बट अब देखो, हीट ऑफ एटमाइजेशन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपको दी हुई है, यानी कि एटम्स की हीट ऑफ एटमाइज मतलब एटम्स का दिया हुआ है, तो अब जब एटम्स का दिया ही रखा है तो फिर ये हीट ऑफ एटमाइजेशन कैसे निकलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, तो इसका आपको बोनस मिल पाएगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आंसर क्या है आपके पास, रॉन्ग है। अब आप बोलेंगे यार एंटी है तो वो रॉन्ग कैसे हो सकता है। देखो क्या है ना कि ह्यूमन है, ह्यूमन एरर्स तो होते ही हैं कभी कभार, कोई इशू नहीं है उसमें। एग्जाम में भी अगर हुआ तो आपको बोनस हो जाएगा क्वेश्चन में। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई 22 में, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ C4H10O रिएक्ट्स विद Na मेटल टू इवॉल्व व्हाट H2 गैस, ठीक है क्या। सो देखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आइसोमर जब भी दिया हो तो आपको क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले DBE, दैट इज व्हाट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अगर आपको ये नहीं आता है तो जरूर से पढ़ें, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है। और अगर आप चाहें तो इसका वीडियो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो भाई DBE का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है, समेशन NV-2 बाय 2 प्लस 1। n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और V क्या है उनकी वैलेंसीज। पहले निकाल लेते हैं, एटम्स कितने हैं 4, तो 4, और इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है 4 माइनस 2, प्लस फिर कौन सा एटम है हाइड्रोजन, कितनी वैलेंसी होती है 1 माइनस 2, प्लस ऑक्सीजन कितना दिया है 1, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 माइनस 2 बाय 2 प्लस 1। तो भाई ये तो हो गया 0, बचा क्या 4 माइनस 2, 4 2 जा 8, माइनस 1 माइनस 10 बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। तो DB बाई 0 है, तो कोई भी स्ट्रक्चर आपका रिंग स्ट्रक्चर या रिंग वगैरह नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम रिएक्ट कराते हैं R को OH के साथ, ROH जब भी Na के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपको क्या देता है RONA प्लस हाफ H2 देता है क्या, सही है क्या, बैलेंस कर रहे हैं रिएक्शन, ठीक है क्या। ये हमें तो रिएक्शन याद है। अब हमें क्या निकालना है, इनके सारे आइसोमर। अब भाई डबल बॉन्ड और वो तो बनेगा नहीं, तो सिंगल आइसोमर है, क्या क्या बनेंगे OH, ठीक है क्या, 1 2 3 4 है, 4 कार्बन है,
तो यहाँ लगा देते हैं OH, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, और 1 2 3 4 बन गया, एक ये बन सकता है OH, और एक ये बन सकता है। तो भाई ये आपके पास क्या हो गए, 4 आइसोमर्स बन गए जिनको रिएक्ट करके Na के साथ हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये यार एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, कुछ नहीं, एक डीबी का कॉन्सेप्ट था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एक ये जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा du इक्वल टू dq प्लस dw। तो भाई यही तो निकालना है, एनर्जी निकालनी है, चेंज इन एनर्जी। हीट क्या है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो क्या होता है, बाय द सिस्टम क्या होता है भाई, प्लस होता है ना। तो प्लस 701 प्लस, बस इसी का खेल है कि यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस। अब क्या है नेक्स्ट, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय दिस हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम क्या होगा, प्लस, बट वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव 394 जूल। अब भाई ये तो कैलकुलेट कर ही लेना, जो भी आएगा जूल में आपका आंसर, प्लस माइनस थोड़ा बताऊंगा यार। चलो देखते हैं क्या है, ये तो यार एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था। ए और बी बॉन्ड की क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी रखी है तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर का तो यार एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या, 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का स्क्वायर। वैल्यूज डालना, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो खुद ही से सॉल्व कर लेना। तो चलो बढ़ते हैं हमारे पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो भाई लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलालिटी। मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले मोलालिटी क्या होती है, हाँ भाई बताओ क्या होती है, मोल्स ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, सही है भाई, अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, इन क्या, केजी। ये तो यार पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, देखो 20% क्या लिया हमारे पास, के आई है, तो 20% के आई है। तो अब जब भी परसेंटेज में दिया हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि मान लेते हैं हम 100 ग्राम क्या ले लेते हैं, सोल्यूशन। तो 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम क्या डाला हुआ आपके पास, के आई बाय मास, तो ये हो गया सोल्यूट। और 80 ग्राम क्या डाला हुआ है, सॉल्वेंट, ऑब्वियसली 20, तब दोनों को मिला के क्या हो गया, 100 ग्राम सोल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि क्या, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 80 इंटू 1000। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, ग्राम में, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो भाई डिवाइड बाय 1000। अब मोलर मास तो क्या का नहीं दिया है, तो फिर क्या करेंगे, फिर ये डेंसिटी का क्या करेंगे, यूज करेंगे, डालेंगे और आंसर आपका आ जाएगा मोलालिटी। अब ये तो कैलकुलेट करके मैं नहीं बता रहा है ना। तो यार ये एनटी का पेपर, फर्स्ट मॉक टेस्ट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे खत्म होता है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है या आपका प्रिपरेशन अब तक नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, मॉक टेस्ट बनाना चालू करो, साइमल्टेनियसली रखो मॉक टेस्ट को और प्रिपरेशन तो चलती रहनी चाहिए, ठीक है। और बस यहीं तक था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें दोस्तों के साथ और ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए गुड बाय।